हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट जो है उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का टेस्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट, है ना। होपफुली आपको जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले हैं वो सारे सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें बोला है टू ऐड टू एम्बिट नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ एडर इज। यदि आपको 2 एम्बिट नंबर ऐड करने हैं तो आपको कितने हाफ एडर चाहिए होंगे। तो देखो, एक फुल एडर बनाने के लिए आपको कितने हाफ एडर चाहिए होते हैं? 2 हाफ एडर चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 2। एक एम्बिट को ऐड करने के लिए आपको m-1 फुल एडर चाहिए होते हैं और एक हाफ एडर चाहिए होता है। ठीक है, एक हाफ एडर चाहिए होता है। अब आपको कितने एम्बिट ऐड करने 2 एम्बिट। तो एक को ऐड करने के लिए चाहिए आपको m-1, तो 2 को ऐड करने के लिए आपको चाहिए 2m-1 फुल एडर, 2m- फुल एडर और प्लस एक हाफ एडर अलग से लगेगा ही, तो 2m-1 प्लस 1, है ना। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे टू ऐड 1 एम्बिट m-1 फुल एडर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 1 - m फुल एडर इज रिक्वायर्ड। एक मिनट रुकना भाई, लाइट चला गई। और एक हाफ एडर प्लस 1 हाफ एडर, तो आपको 2 एम्बिट ऐड करने हैं। तो फॉर 2 एम्बिट्स यहां पर क्या हो जाएगा? ये m-1 कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2m-1 और प्लस ये क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2m-2 और प्लस 1। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2m-1 विच इज ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, एक चीज ये और ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहाँ नोट लगा के, कि एक फुल एडर बनाने के लिए आपको 2 हाफ एडर चाहिए होते हैं। ठीक है, वन फुल एडर इज इक्वल्स टू 2 हाफ एडर। 1 फुल एडर इज इक्वल्स टू 2 हाफ एडर। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन 2 16 इनपुट mugs drive a 2 input mugs, 2 16 input mugs drive a 2 input mugs, what is the result? तो 2 16 input mugs multiplexers drive a 2 input multiplexer। अब देखो, 2 input multiplexer जो होता है, 2 input multiplexer जो होता है, उसके इनपुट कितने होते हैं? 2। एक 2x1 वाला मक्स जो होता है उसके इनपुट कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो 4x1 का जो मक्स होगा उसके इनपुट कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो 16x1 का जो मक्स होगा उसके कितने इनपुट आएंगे? 16 इनपुट आएंगे। ठीक है भाई, हम जो 2 इनपुट का मक्स बनाते हैं, हम ऐसे ही तो बनाते हैं। 2 इनपुट का मक्स बनाते हैं, उसमें इनपुट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। 2 इनपुट आ गए। ये कितने का है? 2 इनपुट 2x1 का। इसी तरह से 4x1 का अगर आप बनाओगे तो 4x1 में कितने आएंगे? 4 इनपुट आएंगे। 4x1 में कितने इनपुट आएंगे? 4। अब आपके पास कितना है? 16 वाला, 16 का। तो 16x1 में जो टोटल इनपुट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 16 इनपुट आएंगे। टोटल कितने इनपुट आएंगे? 16। अब आपको बोले कितने हुए? 2 हैं, 2। तो 16 × 2 कितना हो गया? 32। तो टोटल कितने इनपुट हो जाएंगे? 32 मक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहां पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर यानी कि मक्स कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का यूज किस लिए किया जा सकता है? डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का यूज किस लिए किया जा सकता है? तो मक्स का जो यूज है वो किस किस लिए किया जाता है? डेटा सिलेक्शन के लिए, फंक्शन जनरेशन के लिए, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट के लिए, एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो मक्स का जो यूज है वो किस किस लिए किया जाता है? एक किया जाता है डेटा सिलेक्शन, यूजेज ऑफ मक्स, डेटा सिलेक्शन। दूसरा क्या हो गया? फंक्शन जनरेशन, ठीक। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो जाएगा यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट
फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये सब इसके यूज है। अब इसमें से चेक करो कहाँ कहाँ है। तो एक है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, मैनी टू वन स्विच, टू जनरेट मेमोरी चिप सेलेक्ट फॉर कोड कन्वर्जन। तो ये तो साफ साफ गलत हो गए ये दोनों तो। अब यहाँ पर मैनी टू वन स्विच यानी कि ये लॉजिक सर्किट में आ रहा है, फंक्शन जनरेशन में आ रहा है। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन ये भी सही है। तो पहला और दूसरा इसके दो आंसर केवल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कम अंडर द क्लास ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इनमें से कौन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है? ठीक है, इनमें से कौन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबस्ट्रक्टर। फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबस्ट्रक्टर। फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबस्ट्रक्टर। जेके फ्लिप फ्लॉप और काउंटर ये तो सीक्वेंसल में चले जाते हैं, है ना, सीक्वेंसल। वैसे काउंटर भी इसमें आते हैं, पांचवे में ऑप्शन है नहीं, तो काउंटर भी जो आएंगे वो कॉम्बिनेशन में ही आएंगे। तो ये तीनों हो गए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास ये वाला आंसर आ गया जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ अ सिग्नल इज एवरेज्ड n टाइम्स, यदि कोई सिग्नल है जिसको n टाइम एवरेज किया जाता है, सिग्नल इज एवरेज n टाइम्स, द सिग्नल टू नॉइज रेशो इंप्रूव बाय, सिग्नल टू नॉइज रेशो इंप्रूव बाय। अब इसका जो रेशो होता है एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन होता है। एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये रेशो होता है हमारे पास एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन। तो s अपॉन एन जो है वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट एन हो जाएगा। अंडर रूट एन यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर्मूला फॉर डेसिबल इज गिवन एज डेसिबल इक्वल्स टू 10 लॉग इफ वैल्यू ऑफ डेसिबल इज इक्वल्स टू 0। यदि डेसिबल की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या होगा? देखो डेसिबल हमें दिया है 10 लॉग, तो 10 लॉग P2 बाय P1 है। तो P1 अगर P2 के बराबर होगा तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास डेसिबल जो है dB कितना दिया है? 10 log, और ये होगा P1 बाय P2 होगा। तो इसकी वैल्यू 0 है। dB की वैल्यू 0 कब हो सकती है? ये 0 तभी हो सकता है जब 10 log P1 अपॉन P2 में क्या हो जाए? P1 बराबर P2 हो जाए। तो P1 बराबर P2 हो जाएगा तो उस केस में ये जो 10 log है ये हो जाएगा 1 और ये क्या वैल्यू दे देगा? 0। तो P1 किसके इक्वल हो जाए? P2 के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एक जीनर डायोड दिया हुआ है, हमें बोला है कि 2 किलो ओम का जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अंदर करंट कितना होगा? तो IL लोड करंट किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट हो जाएगा ये, है ना, ये 30 वोल्ट ही हो जाएगा। तो 30 अपॉन लोड रेजिस्टेंस कितने का? 2 किलो ओम का। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, जो कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द फॉलोइंग, ये भी जीनर डायोड का है। अब यहां पर जीनर वोल्टेज जो कितनी है? 10 वोल्ट है। तो यहां पर भी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट हो जाएगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगी। तो करंट निकालनी हमें लोड रेजिस्टेंस में, तो IL कितना हो जाएगा? V अपॉन RL। अब V कितना लोगे? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट अपॉन RL, RL की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक डिफरेंशिएटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएटर। द इनपुट टू द फॉलोइंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज साइनोसोडियल। 5 इनपुट जो है वो साइनोसोडियल में है। तो 5 तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये होगा 5 साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा जो है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के इक्वल होता है। और फ्रिक्वेंसी कितनी दी है? 1 किलो हर्ट्ज। 1 किलो का मतलब हो गया 1000, तो इसको आप लिख लोगे 2000। तो यहां से वी इन की एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी 5 साइन, ये हो जाएगा 2000 टी। अब ये डिफरेंशिएटर दिया हुआ है। डिफरेंशिएटर के लिए जो VC आउटपुट की वैल्यू होती है वो होती है माइनस RC dV इन अपॉन dt। R की वैल्यू आपके पास 1000 है, C की वैल्यू 1 म्यू एफ है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर डालनी है। आंसर आ जाएगा ए ना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, ये सर्किट भी पहचानना सीख लेना, क्योंकि कई बार, एक मिनट रुकना भाई।
कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में सर्किट दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा सर्किट है बताओ। तो ये तो कौन सा है, डिफरेंशिएटर है ये, डिफरेंशिएटर। इसी तरह से एक होता है इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के सर्किट खासकर याद रखना, इनके डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सबसे पहले तो आप ये वाला सर्किट ले लो, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट ले लो, ठीक है। इसके अंदर करंट निकाल लो। तो इसके अंदर करंट निकालोगे, इसको मैं I1 नाम दे रहा हूं। तो करंट कितनी हो जाएगी 0.5, और इसके जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर दो। एक का रेजिस्टेंस है R2 और एक है R3। तो R2 प्लस R3 कर दिया मैंने, तो ये बन गया 0.5 और ये हो गए 2 किलो ओम, ठीक। तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर ये बनेगा कितना, ये 2 है कि 10 है, एक बार चेक कर लूँ। ये 10 है भाई, ये 10। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10, और ये 0.5 वोल्ट है। ये 1 प्लस 10 और ये 0.5 वोल्ट है। तो यहां से आपके पास I आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई है 0.5/11। ये I1 की वैल्यू आ गई है। अब यहां पर आपको वोल्टेज निकाल लेनी है। मान लो ये पॉइंट है x, तो ये Vx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I, और ये वाला रेजिस्टेंस लेना है R3। तो यहां से Vx की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है 0.5, और R3 की वैल्यू अपॉन 11 भी है, और R3 की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये हो जाएगा 5/11। अब वर्चुअली ग्राउंडेड का जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। तो ये वोल्टेज को आप यहाँ ट्रांसफर कर दो। यहाँ ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर भी सेम वोल्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सर्किट को सॉल्व करो, इसके लिए करंट निकाल लो। तो इसके लिए मान लो करंट को मैं लिख रहा हूँ I2। तो I2 की वैल्यू V1 माइनस Vx अपॉन कितनी हो जाएगी 1 किलो ओम। अब V1 माइनस में दिया हुआ है, माइनस में ना, या V1 माइनस में, माइनस 0.5, और Vx की वैल्यू कितनी है 5/11, और I2 की वैल्यू है 1। अब जो करंट I2 यहां जा रही है वही सेम करंट यहां जाएगी। तो अब ये वाला सर्किट ले लो आप, ये वाला यहाँ ये वाला। तो ये वाला सर्किट लोगे तो I2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे Vx, और माइनस यहां पर लिख लो V आउटपुट। तो यहां लिख लिया आपने V आउटपुट, और अपॉन रेजिस्टेंस कितने का है 10 का है। अब ये इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये भी I2 है और ये भी I2 है। तो इनको इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तो 0.5 ये माइनस का है, ये माइनस 5/11। Vx कितना हो गया, Vx हो जाएगा 5/11 और माइनस V0। यहाँ से V0 की वैल्यू निकालोगे 10 वोल्ट निकल के आएगा। इसको सॉल्व करोगे 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा कौन सा, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है ना। तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको कौन सी इंप्योरिटी ऐड करनी है, इंप्योरिटी जो ऐड होगी वो होगी पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट कौन कौन सी होती है, फॉस्फोरस होती है, एंटीमनी होती है, आर्सेनिक होती है, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो ये 2024 का IIT जैम का क्वेश्चन भी था ये, है ना। अब देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये IIT जैम 2024 का क्वेश्चन था ये, और इसके अलावा भी अलग एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता है मैं PYQ से ज़्यादातर पेपर बनाता हूँ।